अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज मैं आपसे एक बड़े ही मज़े का किस्सा शेयर करने वाला हूँ। आज से कुछ दिन पहले मुझे ओजीडीसी का डिविडेंड मौसूल हुआ और आप सबसे शेयर करने के लिए और सबको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है और हम सब ने मिल के जैसे पैसिव इनकम क्रिएट करनी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो मैंने ये अपने ट्विटर अकाउंट एक्स अकाउंट पे शेयर किया कि मुझे डिविडेंड जो है ओजीडीसी से मौसूल हो गया है। साथ ही साथ मैंने लोगों से ये भी कहा कि आप जिस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने को फॉलो कर रहे हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे साथ शेयर करें। और आपको तो पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंट पे प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो उनका पैसिव इनकम का सोर्स होता है। तो मैंने लोगों से शेयर किया और मैंने कहा एक डिस्कशन शुरू करते हैं कि रियल इस्टेट बेहतर है या स्टॉक्स। और फिर इस डिस्कशन में मुजम्मिल असलम साहब ने भी कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने अपना रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया। आप लोगों को पता होगा कि मुजम्मिल असलम साहब आजकल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी भी हैं। इनका स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और इन्होंने जो रियल इस्टेट की मिसाल शेयर की ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसमें इन्होंने बताया कि 2010 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको फ़ौरन 5% रेंट पे चढ़ा भी दिया। आपको तो पता है पाकिस्तान में मुश्किल से रेंट 2.5 से 3% ही मिलता है, लेकिन इन्होंने अच्छी प्रॉपर्टी चुन के जो है वो 5% रेंट भी इनको मिलने लग गया। हर साल रेंट जो है वो भी बढ़ रहा था। ये सब इन्होंने ट्वीट में बताया और बता रहे हैं कि अब जब इन्होंने परचेज़ की थी वो प्रॉपर्टी, उससे लेके आज तक ये 4 गुना प्राइस में बढ़ भी गई है। तो मैंने मुजम्मिल असलम साहब की स्टोरी बड़ी गौर से पढ़ी और जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो मैं इनके इंटरव्यूज़ भी सुनता होता था, इनसे सीखता भी था। वन ऑफ माई मेंटोर्स भी हैं। तो मैंने सोचा आज एक डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इस तरफ है रियल इस्टेट की इतनी अच्छी एग्जाम्पल बाय एन एक्सपर्ट जो चीज़ों को समझता भी है और उसने अच्छे रिटर्न्स भी कमा लिए, और दूसरी तरफ रखते हैं एक आम आदमी जिसको ABC भी नहीं पता, क्या वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इस रियल स्टेट की एग्जाम्पल को बीट कर सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो पैसिव इनकम क्रिएट होती है और जो कैपिटल गेन आप कमाते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मैंने ओजीडीसी में क्यों इन्वेस्ट किया और मेरे रिटर्न्स कैसे रहे हैं, इस कंपनी की आगे की आउटलुक कैसी है, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कोई भी कंपनी जैसे अनाउंसमेंट करती है कि हमने यहाँ पे ऑयल और गैस के रिजर्व जो हैं ढूंढ लिए हैं, तो उससे कंपनी की जो फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं वो तो ये सारी परसेंटेजेस को समझ जाते हैं, उनकी लैंग्वेज यही होती है, लेकिन आम इंसान को इन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना आसान अल्फाजों में कि इससे कितना रेंट आ रहा है, कितनी स्पीड से रेंट ग्रो हो रहा है और आज प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इस सब को हम पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि सबको बड़ी आसानी से समझ आए और क्लियर हो जाए एक दफ़ा कि प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक्स में कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे पास भी नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे आ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुजम्मिल असलम साहब ने अमाउंट नहीं बताई कि ये प्रॉपर्टी कितने की थी, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो जब वो 5% रेंटल यील्ड कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने बाई की, इसका मतलब है कि पहले साल से ही उनको 5 लाख रुपए का रेंट आने लग गया। फिर वो बताते हैं कि हर साल रेंट जो था वो 7.5% इंक्रीज़ भी हो रहा था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे देख सकते हैं बढ़ते 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 पहले 6 लाख हुआ, फिर 7 हुआ, 8 हुआ, और इस साल 2026 में ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए जो है प्रॉपर्टी का रेंट जो है आपको मौसूल होगा। और इसके साथ साथ विद टाइम जो प्रॉपर्टी की प्राइस इंक्रीज़ हुई वो भी 4 गुना हो गई, यानी कि 1 करोड़ का जो प्लॉट था या शॉप थी या अपार्टमेंट था वो अब 4 करोड़ की वैल्यू भी रखता है। आपको नंबर्स देख के खुद ही आइडिया हो गया होगा कि ये रियल इस्टेट में भी एक अच्छी एग्जाम्पल है, यानी कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिससे पैसिव इनकम भी आती रही, बीच में कोई शायद प्रॉब्लम भी ना हुई हो। वैसे तो लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है, 10 साल में से 1-2 साल जो है वो कभी कभी किराएदार भी नहीं मिलता, कभी कभी रेंट कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ें अच्छी हुई, मुजम्मिल असलम साहब के लिए प्रॉपर्टी की प्राइस भी अच्छी हो गई। अब इसको कंपेयर करते हैं कि एक आम आदमी जो PSX में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता, जिसके लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती, और ये कैसे करते हैं ये आपको मैंने इस वीडियो में, आपकी फेवरेट वीडियो है, जब भी मुझे कोई मिलता है बाहर हमेशा बताता है कि मैंने आपकी ये 5 मिनट पोर्टफोलियो वाली वीडियो जो है ना, इसको देख के इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। तो हम देखेंगे कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या इस इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को बीट कर सकती है कि नहीं। जो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इसमें आपको पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती कि फ्यूचर की टॉप कंपनी कौन सी होगी, क्योंकि आपने सब टॉप बिजनेसेस के साथ जो है थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप की होती है, और जो भी बिजनेस
अच्छा जा रहा होता है, आप उसके साथ अपनी पार्टनरशिप इंक्रीज़ करते रहते हैं। कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, साल में 5 से 10 मिनट काफ़ी होते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखें बिजनेसमैन ने तो पैसा बनाना ही बनाना है। तो अगर आप इसमें टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं तो आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देती है आपको। और क्योंकि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया होता, आपने 15, 20, 30 बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया होता है, तो रिस्क भी कम हो जाता है। तो चलिए अब नंबर्स पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि 2010 में अगर आपने PSX के KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की होती, सेम जितने की प्रॉपर्टी आ रही थी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगले सालों में कैसा परफॉर्म करती। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एग्जैक्ट डेट और मंथ अवेलेबल नहीं है कि मुजम्मिल असलम साहब ने किस डेट पे ये प्रॉपर्टी परचेज़ की। तो हम ऐसा करते हैं कि PSX के लिए हम 2010 का जो सबसे हाईएस्ट था, जो इंडेक्स का हाई था, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने उस पे इन्वेस्टमेंट की। 2010 में अगर आप देखेंगे तो PSX का इंडेक्स 10,000 पे भी था और 12,000 तक भी गया था। तो जब हम 10,000 के बजाय 12,000 से शुरू करते हैं तो ऑलरेडी हमने अपना 20% जो है प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन फिर भी हम 12,000 से ही शुरू करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे प्रॉपर्टी से आपको रेंट आता है, उसी तरीके से PSX में आपको डिविडेंड भी आता है। और इंडेक्स की अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालेंगे तो यूजुअली ये 5 से 6% की रेंज में होती है, बट हम इसको कम कर लेते हैं। और क्योंकि 15% आपको टैक्स भी पे करना होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि 2010 में हमने जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, उसके अगले साल में हमें 4 लाख रुपए जो है डिविडेंड आ गया। आप देखें कि मैंने ऑलरेडी जो है ना 2 दफ़ा जो है प्रॉपर्टी को ऑलरेडी एडवांटेज दे दिया है। एक मैंने 2010 के जो हाईएस्ट पीक था इंडेक्स का, वहाँ से शुरू किया है, और जो डिविडेंड यील्ड होती है उसको भी कम कर दिया है। और अब हम देखते हैं कि अगले कुछ सालों में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी PSX में, वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है। तो आपकी स्क्रीन पे ये विजिबल है और आप देख सकते हैं कि 12,000 वाला इंडेक्स 2012 में ऑलमोस्ट 17,000 टच कर गया। अब हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है, यानी कि इसमें डिविडेंड भी इंक्लूडेड होता है। तो हर साल हमने जो 4% का डिविडेंड अज्यूम किया हुआ है, हम उसको माइनस करते जाएंगे और इसके हिसाब से इंडेक्स जो है उसको नीचे ले आएंगे। सो आप देखें 2012 में जो 2010 के मुकाबले में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारा 41% प्रॉफिट बढ़ गया था, लेकिन हमने उसमें से 9% जो है माइनस कर दिया, जो कि 2 साल का डिविडेंड था, तो हमने 32% पे ले आए। इसी तरीके से जो हर साल का इंडेक्स में इंक्रीज़ था, हम उसमें से 4% जो है वो माइनस करते गए। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, डिविडेंड को अगर साइड पे रख दें तो ये 2015 तक जो है ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ पे पहुँच गई थी। फिर अगले 2-3 साल जो है मार्केट साइडवेज हो गई और 2018 तक भी आपके पास जो है 2.25 करोड़ ही थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट की रैली आई तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट आज के इंडेक्स के हिसाब से जो है ऑलमोस्ट 7 करोड़ पे है। यानी कि जो वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 4 करोड़ हुई, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स माइनस डिविडेंड्स जो है इसी टाइम में 7 गुना बढ़ गया। और ये एवरेज कंपनीज़ हैं। अब ये जो इंडेक्स है जो 2010 से लेके 2026 तक 7 गुना बढ़ा है, इसके पीछे रीज़न होता है कि बिजनेसमैन के प्रॉफिट जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होते रहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एवरेज रिकॉर्ड है कि ये अपने प्रॉफिट हर 4 साल में डबल कर लेता है, यानी कि 18%। रूल ऑफ 72 के हिसाब से 18% पर ईयर। और इसमें से हम 4 से 5% अगर डिविडेंड निकाल दें तो डिविडेंड को हटा के हमें 13% एनुअल जो है एक तरह से कैपिटल गेन मिल रहा होता है। इसी को अगर आप प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो प्रॉपर्टी जो है वो 4 गुना हुई है ऑलमोस्ट 16 सालों में, यानी कि 8 साल में डबल हुई और फिर अगले 8 सालों में एक और दफ़ा डबल हो गई। एवरेज अगर देखें 8 साल में डबल का मतलब होता है कि हर साल 9 से 10% उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ हो रही है। और यही पाकिस्तान का इन्फ्लेशन का रेट है। तो एक तरफ जो है आपको 13% हर साल का कैपिटल गेन मिल रहा है और दूसरी तरफ 9%। और ये 3-4% अगर आम आदमी सोचता है उसको बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप देखें जब ये लंबे अरसे के लिए गया तो एक जगह जो है आपके 1 करोड़ जो हैं वो 4 करोड़ बने और दूसरी तरफ जो है वो 7 करोड़ बन गए। अब इसी चीज़ को अगर हम अज्यूम करें कि कंपनी के प्रॉफिट जो हैं 13% से बढ़ रहे हैं, तो फिर डिविडेंड भी 13% से बढ़ेगा, क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट से ही आता है। तो जो रेंट आपका हर साल 7.5% बढ़ता था, जो आपकी पैसिव इनकम है, स्टॉक एक्सचेंज के केस में आपका जो डिविडेंड है वो 12-13% से बढ़ा होता है हर साल। और आप देखें हमने जब शुरू किया था उस वक्त रेंट जो है 1 साल का 5 लाख होता था, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड 4 लाख के होते थे। लेकिन आहिस्ता 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 ये गैप जो है
वो कम होता गया और 6 से 7 साल में स्टॉक मार्केट का जो एनुअल डिविडेंड था उसने आपकी प्रॉपर्टी के रेंट को सरपास कर दिया और ये फिर आगे जाता गया और अगर आप 2026 में देखें तो आपको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए डिविडेंड साल का मिल रहा होगा, जबकि आपका जो रेंट है वो 5 लाख से बढ़ के सिर्फ 15 लाख तक पहुंचा है। तो आप देखें आपका जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हुआ और उसकी वजह से जो डिविडेंड्स आ रहे होते हैं, यानी कि जो आपकी पैसिव इनकम जो आप खर्च भी कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी के मुकाबले में ज़्यादा आगे निकल गए। इवन दो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है 5% रेंटल यील्ड, 7.5% एनुअल इंक्रीज, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। लेकिन इसको भी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो आप 5 मिनट लगा के एक साल में बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हैंडसमली बीट कर देता है। अब आपने मुझे ये सारी चीज़ें सुनकर कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ तो ये बतानी है कि आपके ख्याल में रियल एस्टेट बेहतर है या स्टॉक मार्केट। फिर आपने मुझे ये बताना है कि आपके ख़ुद के दिमाग में या आपके आसपास जो लोग हैं जो अभी तक रियल एस्टेट को बेहतर समझते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो देते हैं कि रियल एस्टेट इसलिए बेहतर है कि मैं ज़मीन में इन्वेस्ट करता हूँ, ज़मीन कोई मुझसे छीन नहीं सकता, इस तरह के जितने भी कमेंट्स होते हैं आपने सब जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करने हैं। और अगली वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स को कंबाइन करके आपको उन सारी चीज़ों का लॉजिकल जवाब दूंगा। साथ ही साथ आपने कमेंट्स में हमें एक और चीज़ भी बतानी है कि अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की और आप चाहते हैं कि हम मुज़म्मिल असलम साहब को इनवाइट करें और ये रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स की डिस्कशन जो है उनके साथ भी करें, साथ ही साथ वो जो केपी में इतने अच्छे काम कर रहे हैं उस पर भी डिस्कशन करें, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और हम मुज़म्मिल असलम साहब को एक पॉडकास्ट पे इनवाइट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने OGDC में 2024 में इन्वेस्ट क्यों किया और कंपनी की फ्यूचर आउटलुक कैसे लग रही है। अभी इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी भी की है, उसका इम्पैक्ट कंपनी पे क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SECP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर पे और जो OGDC PPL पे वीडियो बनाई हुई है जो देखी होगी, उनको ये ऑलरेडी पता होगा कि इन बिजनेसेस का नंबर 1 इशू है सर्कुलर डेट, कि हम लोग जो गैस के बिल पे करते हैं उससे जो अमाउंट कलेक्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ गैस से ज़्यादा है। तो इस वजह से इन कंपनीज़ का पिछले 10 साल का जो प्रॉफिट है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सर्कुलर डेट में फंस गया है। यानी कि वो जो प्रॉफिट कमाते थे, लेट से इन्होंने एक साल में 100 अरब रुपए कमाए, लेकिन उसमें से 20 से 30 अरब ही इनको सिर्फ कैश प्रॉफिट में मिलता था, बाकी जो अमाउंट होती थी वो ट्रेड डेट्स इंक्रीज हो जाते थे। गवर्नमेंट कहती थी हम आपको बाद में देंगे, लेकिन वो डिले का डिले होता गया मामला। फिर 2023 में पाकिस्तान और IMF का अग्रीमेंट हुआ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि IMF प्रोग्राम में सर्कुलर डेट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और मैंने अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को रिव्यू किया और देखा उसके अंदर कि OGDC PPL में इन्वेस्ट करने के लिए आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो सर्कुलर डेट है वो कंट्रोल हो। तो 2 क्वार्टर्स का मैंने वेट किया जिसके अंदर मैंने देखा कि ट्रेड डेट्स जो हैं वो पिछले 3 महीनों के मुकाबले में इंक्रीज़ नहीं हो रहे, यानी कि जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है बुक्स पे वो पूरा कंपनी को कैश में मिल भी रहा है। सो ये पहली दफ़ा IMF एग्रीमेंट साइन होने के बाद कोई मिडल ऑफ 2024, मेरे ख्याल से जब मार्च का रिज़ल्ट आया था 2024 का, जब 2 क्वार्टर्स हो गए कि कंपनी का सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ नहीं रहा, यानी कि अब जो भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो कैश में मिल रहे हैं। फिर मैंने इस कंपनी में अराउंड 130-135 रुपये जब शेयर की प्राइस होती थी इसमें इन्वेस्ट किया और मेरी कन्विक्शन 2 क्वार्टर के रिजल्ट से भी आ गई थी। मुझे ये भी पता था कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है तो ट्रेड डेट्स इंक्रीज़ होने के चांसेस कम हैं, और उसके साथ साथ OGDCL अगर PPL से मुकाबला करें तो इनका ऑयल का रेवेन्यू ज़्यादा होता है, यानी कि ये क्रूड ऑयल जो रिफाइनरीज को बेचते हैं। सो OGDC का कंपेयर टू PPL ऑयल की सेल ज़्यादा है, तो इसमें सर्कुलर डेट
बनने के चांसेस भी कम थे। इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया। बाकी कंपनी अंडर वैल्यूड भी थी और कंपनी के पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर है, मेरे ख्याल से जब गैस प्रोड्यूसर भी नंबर 1 थी, तो कंपनी को इतना ज़्यादा इन डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे इन पूरी इंडस्ट्री की जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो अंडर वैल्यूएशन के बेसिस पे मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। इन्होंने अपना साल का डिविडेंड भी बढ़ा दिया है और अब तकरीबन ये एक साल में 15 रुपये के आसपास जो है डिविडेंड देना शुरू कर दिया है। और जब मैंने एक दफ़ा OGDC में इन्वेस्ट कर लिया तो बस मेरा तरीका जो होता था उसको फॉलो करने का सिर्फ यही होता था, जब क्वार्टरली रिजल्ट आता था मैं सिर्फ एक चीज़ देखता होता था कि उस क्वार्टर के अंदर ट्रेड डेट्स तो नहीं बढ़े, या अगर बड़े हैं तो उस क्वार्टर में जितना प्रॉफिट आया है उसके मुकाबले में बहुत कम अमाउंट से बढ़े हैं। यानी कि मैं 1 मिनट के अंदर चेक कर रहा होता था कि कैश प्रॉफिट्स जो हैं वो मेंटेन्ड हैं या नहीं। बस सिर्फ इतना सा मैं चेक करता होता था इस पूरे टाइम में। आइए अब मैं आपको बताता हूँ जो OGDC ने काफ़ी बड़ी पाकिस्तान में ऑयल डिस्कवरी की है और उससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि कम ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज अनाउंसमेंट करती हैं कि हमने ये डिस्कवरी कर ली, तो उसका फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट आप इजी 1 2 3 स्टेप्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अपनी स्क्रीन पे आप देखें, ये अनाउंसमेंट है OGDCL की तरफ से जो तकरीबन 2 महीने पहले आई थी 16 अप्रैल को। और इसमें कंपनी ने बताया कि हमने बरगज़ई, जो कि एक्चुअल में नशपा ब्लॉक के अंदर एक वेल है, उसके अंदर एक डिस्कवरी की है जिसमें तकरीबन 5300 बैरल्स ऑयल हर दिन प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिंग में, और इसके साथ साथ 17 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस वो भी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ साथ थोड़ी बहुत LPG भी। फिर इसके साथ साथ उसके थोड़े दिन बाद OGDCL की जब कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने बताया हमने इतनी टेस्टिंग कर ली है कि आज से 1-1.5 साल 2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो इस फील्ड से हमें 10,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आप अपने मोबाइल पे ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपनी की फेयर वैल्यू पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि कंपनी 10,000 बैरल्स हर दिन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो ये हम 330 डेज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि महीना 1 साल के अंदर जो है वो कभी मेंटेनेंस होगी। वैसे तो ये ऑयल एंड गैस के अंदर इससे भी कम होती है, लेकिन फिर भी हम 330 डेज़ अज्यूम कर लेते हैं। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑयल प्राइस से, और इसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी रॉयल्टी भी होती है, विंडफॉल लेवीज़ भी होती हैं, तो अगर इंटरनेशनली ऑयल कोई $70-75 का होता है तो कंपनी को आफ्टर रॉयल्टी जो है तकरीबन $50 मिल जाते हैं। तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम डॉलर को रुपीज़ में लाने के लिए 280 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि 1 साल के अंदर 46 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जो है इस फील्ड से कंपनी के पास आ जाएगा। फिर ऑयल पे कंपनी का जो नेट मार्जिन होता है वो तकरीबन 35% के आसपास हो जाता है। तो आप इसको 35% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गए 16 बिलियन रुपीज़। फिर OGDC के नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 4.3 बिलियन, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 4.3 करेंगे तो आपके पास EPS का इम्पैक्ट, पर शेयर इम्पैक्ट 1 साल का वो आ जाएगा, और ये बन गया तकरीबन 4 रुपये पर शेयर। और फिर आखिरी स्टेप कि EPS जितना इंक्रीज़ हो रहा है उसको फिर आप P रेशो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कंपनी की फेयर वैल्यू जो है उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपये का इम्पैक्ट जो है इस डिस्कवरी का कंपनी पे आ गया। और P रेशो से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कंपनी अगले 10 साल 15 साल, क्योंकि इस फील्ड में रिजर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो करती रहेगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है, जो आपने 2 मिनट के अंदर कोई भी अनाउंसमेंट आए उसका फेयर वैल्यू पे इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं खुद कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैंने आपसे आज शेयर की। इसके साथ साथ OGDCL की फ्यूचर आउटलुक पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑयल प्राइसेस अगर नॉर्मलाइज हो भी जाती हैं, $80 पे आ भी जाती हैं, फिर भी कंपनी जितनी प्रोडक्शन कर रही है आज से 1-2 साल बाद इनका EPS जो है वो 45 से 50 पर शेयर की रेंज में होगा। और उसके साथ साथ कंपनी में क्योंकि अब सर्कुलर डेट जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, तो ईजिली इनको जो है 7 to 8 P रेशो मिल सकता है, जिसके हिसाब से इस कंपनी की फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से 350 से 400 की रेंज में हो सकती है। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस।
सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इससे मज़ीद डिटेल में OGDC PPL के बिज़नेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें। अगर आप इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो फिर आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपको घबराहट भी नहीं होती कि मैंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये थी आज की स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर हमने रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट दोनों पे डिस्कशन की। मैंने अपना OGDC में इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर लिया। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और हमारी पूरी टीम को याद रखा करें। और बहुत ही जल्द बजट जो है वो प्रेजेंट होने वाला है, तो हम पोस्ट बजट भी आपके लिए एक बड़ी स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।